ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें अभी अभी हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम पर किस प्रकार से चेंज होती है और दूरी के साथ कैसे चेंज होती है। जस्ट इससे पहले वाले भाग में हमने कंप्लीट विस्तार से अध्ययन किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो तो पूरा का पूरा ही उसी ही पॉइंट से लिंक है। तो आज का पॉइंट अध्ययन करें उससे पहले आप जस्ट इससे पहले वाले भाग को जरूर से अध्ययन कर लेना ताकि आज का टॉपिक नॉर्मल ही आपका कंप्लीट हो जाए। तो क्या है आज का टॉपिक? आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाले में एक आवेश था, उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र निकाला था। ऐसा ही कोई दूसरा बिंदु आवेश है, उसकी वजह से कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। ऐसे ही कोई तीसरा बिंदु आवेश है, उसकी वजह से कितना होगा। तो उन सभी आवेशों की वजह से किसी एक बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा वही ज्ञात करेंगे आज की क्लास में। तो पहले तो थोड़ा सा हम पिछले वीडियो का अध्ययन कर लें या पीछे वाले भाग का अध्ययन कर लें। उसमें यह था कि हमारे पास यहां पर कोई एक बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश से यहां पर कोई एक बिंदु है P और इस बिंदु P पर इस आवेश की वजह से मान लीजिए ये आवेश है Q1। Q1 से ये जो बिंदु है वो मान लीजिए R दूरी पर है। तो इस Q1 के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने ज्ञात किया था, E बराबर के क्यू बटा आवेश और बिंदु के बीच की दूरी का वर्ग। इसका वर्ग खुद ये आवेश, इसका मतलब 1 लगा देता हूं, तो इसके कारण कोई वैद्युत क्षेत्र है वो भी 1 ही है। तो अब तो हमारे पास एक बिंदु आवेश था। अब पॉइंट के अनुसार यह है कि एक आवेश और हो तो मान लीजिए ये आवेश यहां पर है, मात्रा इसकी Q2 है, तो जो जो गुण इसमें है वो गुण इसमें भी है। तो जब ये इसके ऊपर बल लगाएगा, किस पर? Q0 आवेश पर, तो ये Q2 भी इस Q0 आवेश पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। या फिर मैं ये कहूं कि इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है तो इसकी वजह से भी आएगी। तो यहां पर क्या चाहिए होता है? आवेश से बिंदु के बीच की दूरी चाहिए होती है। इसकी दूरी को मैं R1 मान लेता हूं तो ये R1 हो जाएगा। इसकी दूरी को मैं R2 मान लेता हूं तो इसका क्या सूत्र बनेगा? इसी के हिसाब से बना दीजिए। आवेश कौन सा? Q2, दूरी कौन सी? 2, उसका क्या कर देंगे? इस पर। ऐसे ही कोई तीसरा आवेश हो तो वो खुद आवेश, आवेश से बिंदु P की दूरी। चौथा आवेश हो तो K, खुद आवेश, आवेश से बिंदु के बीच की दूरी का वर्ग। ऐसे कितने भी ले लीजिए, सबकी मात्राएं एक ही डिजाइन की मिल रही है, बस नंबर चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब वैल्यू तो अलग अलग आएगी क्योंकि नंबर बदल रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी मात्राएं बदल रही है। वैद्युत क्षेत्र सबके अलग अलग आएंगे। तो फिर अब इस बिंदु P पर कुल कितना होगा? ऐसा तो टॉपिक हम पहले हल कर चुके हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत याद कीजिए, वैद्युत बल के लिए हमने अध्ययन किया था कूलाम के नियम वाले में। तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र ये, इसकी वजह से ये, तीसरे की वजह से तीसरा आएगा, चौथे की वजह से, पांचवे की वजह से, nवे की वजह से, तो टोटल कितना आएगा? तो उन सभी का हम सदिशयोग कर देंगे तो हमारे पास परिणामी मान आ जाएगा। तो क्या समझ में आया? आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का जो मान होगा या परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिशयोग होता है। इसे ही बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। पहले तो लिख लेते हैं, फिर डायग्राम को बनाते हैं, फिर हल करके देखते हैं कि होता क्या है। तो यहां पर क्या होगा अपने पास में? तो यहां पर क्या आएगा? इसके अनुसार कौन से के अनुसार? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण
आवेशों के निकाय के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग होती है। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत वैद्युत क्षेत्र के लिए। भाई क्या समझ में आया? एक की वजह से निकाल लीजिए, दूसरे की वजह से निकाल लीजिए, तीसरे की वजह से निकाल लीजिए, चौथे की वजह से निकाल लीजिए, nवें आवेश की वजह से तीव्रता निकाल लीजिए। अब सबका सदिश योग कर दीजिए तो आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। तो अपने पास में कितने आवेश मान लेते हैं निकाय में? हम माना कि आवेशों के निकाय में n आवेश है। n आवेश है तो वो कहां कहां पर स्थित है उनका भी डायग्राम हम यहां पर बना लेते हैं एक बार। तो अपने पास में क्या आएगा? यहां पर मान लिया हमने कोई मूल बिंदु O है, इस मूल बिंदु के सापेक्ष हमारे पास यहां पर कोई बिंदु है P। इस P बिंदु पर हम अलग अलग आवेशों की वजह से ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए एक आवेश तो अपने पास में है यहां पर, और वो है कौन सा? Q1। इस Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश मान लेते हैं R1 वेक्टर। जिस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हो उसकी पोजीशन का भी पता होना चाहिए, तो इसकी पोजीशन को मैं दर्शा देता हूं RP वेक्टर से। ऐसे ही मान लीजिए एक आवेश आपका यहां पर रखा हुआ है, कौन सा है वो? Q2। तो इस Q2 का स्थिति सदिश कितना होगा भाई? इसी प्रकार से बना दीजिए। तो इसको मैं यहां पर दर्शा देता हूं R2 वेक्टर। कोई समस्या? कोई तीसरा आवेश ले लीजिए, यहां पर है कोई तीसरा आवेश, ये लीजिए। इसकी पोजीशन अपने पास में है R3 वेक्टर। ऐसे ही मान लीजिए अपने पास में कोई nवा आवेश है, और उस nवें आवेश का स्थिति सदिश कितना होगा? Rn वेक्टर होगा। उसको मैं यहां पर दर्शा देता हूं, ये लीजिए। कौन सा आवेश है? Qn। इसका स्थिति सदिश Rn वेक्टर। अब क्या होगा? ये जितने भी आवेशों का निकाय है माना कि सब के सब धनावेशित हैं, तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर होता है? आवेश से बिंदु की ओर। आवेश से बिंदु की ओर, क्योंकि बिंदु पर तो कौन सा आवेश रखा हुआ है? टेस्ट चार्ज होता है, तो वहां पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। हमने जब इसको पॉजिटिव माना तो Q1 की वजह से वैद्युत क्षेत्र आएगा इसका इस ओर, उसको मैं दर्शा देता हूं E1 वेक्टर से। Q2 की वजह से वैद्युत क्षेत्र आएगा इधर की ओर, आप यहीं से लाना पॉइंट से। ये कौन सा हो जाएगा? E2 वेक्टर। 3 की वजह से ये लीजिए इधर की ओर, E3 वेक्टर। n की वजह से ये आ गया अपने पास में, कौन सा? En वेक्टर। अभी हमने सूत्र लिखा था K Q खुद आवेश बटा आवेश से बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो इसका मतलब अपने पास में Q1 से P के बीच की दूरी चाहिए, Q2 से ये वाली दूरी चाहिए, Q3 से ये वाली दूरी चाहिए, और ऐसे ही कोई n आवेश है उसकी वजह से ये वाली दूरी चाहिए। तो इनका सदिश अगर अपन दर्शाना चाहें तो यहां से यहां तक की जो दूरी है उसके लिए मैं वेक्टर दर्शा देता हूं RP1 वेक्टर, इधर से इधर की ओर। 2 वाले का देख लीजिए, R P की तरफ, किसकी वजह से? 2 की वजह से। 3 की वजह से R P की ओर 3 की वजह से। N की वजह से R P की ओर N की वजह से। ये दिशाएं हो गई, यानी P बिंदु के स्थिति सदिश हो गए इन आवेशों के कारण। लैंग्वेज लिख लेते हैं। माना आवेशों के निकाय में n आवेश हैं, n आवेश हैं जो Q1 Q2 Q3 डॉट 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 n है, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु है ये, आप यहां निर्देश तंत्र बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश
क्रमशः R1 वेक्टर, देखिए Q1 का R1 है, इसका R2 वेक्टर है, इसका R3 डॉट डॉट Rn, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर डॉट 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 Rn वेक्टर है। और जिस बिंदु पर हम ज्ञात करना चाहते हैं उसका स्थिति सदिश कौन सा है? Rp वेक्टर है। चाहो तो इसको भी लिख दीजिए, अन्यथा आप डायरेक्ट चालू कर दीजिए प्रोग्राम। क्या होगा? अब बिंदु आवेश, अब बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप इसको सिर्फ वैद्युत क्षेत्र भी लिख सकते हो तो काम चल जाएगा अपना। अपने पास क्या फॉर्मूला आएगा देखिए, E1 बराबर वेक्टर में लिख देते हैं, यहां पर K खुद आवेश, आवेश से बिंदु के बीच की दूरी का वर्ग और दिशा है इसकी 1 से P की ओर। समीकरण नंबर 1, K बराबर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है। एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता है। यहां से यह पता चल रहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो निर्वात में है। अगर माध्यम में हो तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान निर्वात की अपेक्षा कम हो जाएगा। कितना गुना कम होगा? एप्सिलॉन आर या कैपिटल के गुना कम हो जाएगा, जिसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक कहते हैं। ये भी हमने इससे पहले वाले भाग में समझा है। तो ये आर पी वन कैप क्या है? आर पी वन कैप जो है वो सदिश आर वेक्टर पी वन की दिशा में एकांक सदिश है। इसको भी चाहो तो लिख लीजिए, जहां आर कैप पी वन सदिश आर वेक्टर पी वन की दिशा में एकांक सदिश है। और वैसे आप देख लीजिए E1 की डायरेक्शन भी तो RP1 वेक्टर की दिशा में है, इस वजह से तो हमने यहां पर RP1 कैप लगाया, यानी इस दिशा में ही आपके E1 वेक्टर है। तो यहां तक तो आप कर लीजिए नोट, फिर हम अलग अलग की वजह से डायरेक्ट लिखेंगे, सबका सदिश योग करेंगे और P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। नोट कर लीजिए फिलहाल आप इसको यहां तक। अब आप यहां पर चाहो तो Q2 की वजह से फॉर्मूला लिख लीजिए, Q3 की वजह से फॉर्मूला लिख लीजिए, Q4 की वजह से लिख लीजिए, इसी प्रकार से Qn की वजह से लिख लीजिए, या आप सीधा दर्शा दीजिए कि Q2 की वजह से E2 आएगा, Q3 की वजह से E3 आएगा। ऐसे ही सब के डायरेक्ट लिख देंगे और आप फाइनल में लिख लेना। हम लिख देते हैं यहां पर इसी प्रकार Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः, नंबर से ही आना चाहिए, ध्यान रखना, क्रमशः E2 वेक्टर E3 वेक्टर डॉट 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 En वेक्टर है। तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो क्या करना है? P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र लेना है, सब जो अलग अलग मिले आपको E1 E2 E3 जो भी मिले उन सबको जोड़ दीजिए। तो क्या बन जाएगा? EP वेक्टर बराबर E1 वेक्टर E2 वेक्टर E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर। सबके मान लिख लीजिए, अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा है। क्या फॉर्मूला है? Q1 बटा RP1 का स्क्वायर RP1 कैप। नेक्स्ट में क्या जाएगा? Q2 RP2 स्क्वायर
Rp2 कैप। 3 का लिख लीजिए Q3 Rp3 स्क्वायर, दिशा P की ओर 3 की वजह से, डॉट 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 प्लस एन वे को भी ले लीजिए Rpn स्क्वायर Pn कैप। क्या करें आगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो हो नहीं रहा, कॉमन आ रहा है के, यहां से के को कॉमन ले लीजिए, बाकी देखते हैं क्या बचता है। ईपी वेक्टर बराबर के आ गया कॉमन, तो यहां पर क्या बच गया 1 P1 स्क्वायर P1 कैप, यहां Q2 Rp2 स्क्वायर Rp2 कैप, Q3 Rp3 स्क्वायर P3 कैप, एनवा भी बच गया Rpn स्क्वायर Rpn कैप। अब जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ना, वो तो कुछ बदलने वाला है नहीं, सब में नंबर चेंज हो रहे हैं, तो अब आप यहां पर क्या लगा दीजिए, सिग्मा लगा दीजिए, बस अपना आंसर कंप्लीट हो गया है यहीं पर। भाई आपके पास 3 आवेश हैं तो 1 2 3 पद रख लीजिए, 10 आवेश हैं तो प्लस में 10 तक रख लीजिए, 2 ही हैं तो ये दोनों रख लीजिए। आप एक जगह इकट्ठा करके लिख दीजिए और एक जगह इकट्ठा करके लिखने का मतलब है सिग्मा के रूप में लिख दीजिए। तो अपने पास सिग्मा तो हमने हल किया है, कूलाम के नियम के द्वारा भी हमने अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया था, और कक्षा 11 में भी हमने काफी अध्यारोपण के सिद्धांत लगाए हैं। सिग्मा में देखो आप ये का ये रख लीजिए, आवेश है, नीचे दूरी, यहां पर आपके पास में दूरी का क्या हो रहा है स्क्वायर, यहां क्या है एकांक सदिश। अब आपके पास में जो नहीं बदल रहा है नंबर, उसको तो वैसे के वैसे रख दीजिए। तो देखो P1 P2 P3 P4 डॉट डॉट Pn है, इसका मतलब P तो चेंज हो नहीं रहा, ऐसे ही P1 P2 P3 यहां पर भी P है, बाकी देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट है, इसका मतलब आप यहां क्या लगा दीजिए I, इस P के साथ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इसका मतलब यहां पर भी I आएगा। नीचे भी देख लीजिए 1 2 3, इसके साथ भी I आ जाएगा, इसके साथ यहां पर I का मान कहां से चालू है, 1 नंबर से, लास्ट कहां तक पहुंच रहे N तक, ये इनको इकट्ठा करके लिख दिया हमने, कंप्लीट हो जाता है। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, सदिश रूप में आपके पास में आ चुका है। सिग्मा का मतलब है योगफल लेना, राशियां आपकी एक ही प्रकार की हैं, नंबर चेंज कर दीजिए, प्लस लगाते जाइए, टोटल आते जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही आवेश हैं और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो आवेशों के निकाय में कितने बिंदु आवेश हो गए 2, तो क्या करोगे, एक आवेश की वजह से उस बिंदु पर मान निकाल लीजिए विद्युत क्षेत्र का, दूसरे आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जस्ट इससे आगे आने वाले टॉपिकों में आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव, 2 आवेश रहेंगे, उनकी वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो प्रोग्राम ऐसा ही होगा। पहले एक आवेश की वजह से, ये रहा Q1 की वजह से, फिर दूसरे आवेश की वजह से, 2 है तो दोनों की वजह से जोड़ दीजिए, अगर 100 है तो 100 की वजह से जोड़ दीजिए। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, कहीं पर भी नहीं आ रही है। इस वजह से अध्यारोपण का सिद्धांत समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि जस्ट थोड़े से पॉइंटों के बाद में आएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर हम यूज करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत का। प्रक्रिया क्या है, किसी एक की वजह से मान ज्ञात कर लो, किसी दूसरे की वजह से मान ज्ञात कर लो, किसी तीसरे की वजह से मान ज्ञात कर लो, अरे भाई जितने भी हैं उन सब की वजह से मान ज्ञात कर लो और सबका टोटल कर दो। सदिश राशि हैं तो सदिश योगफल और अदिश राशि हैं तो बीजगणितीय योगफल। नोट कर लीजिए इसको, और कंप्लीट अगर आपका हो रहा है तो इस कड़ी में अन्य साथियों को जरूर से शामिल करना, ताकि टॉपिक उनका भी क्लियर हो सके। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो टॉपिक, और एग्जाम में एक क्वेश्चन तो उसका हर दम बनता है। नोट कर लीजिए। फिलहाल आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेक्स्ट के लिए रहिए तैयार। तब तक के लिए धन्यवाद।